हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला में। और आज हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के पहले लेक्चर को शुरू करने वाले हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में हम प्राचीन भारत का इतिहास इसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे। हम जनरल स्टडी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से पूछा जा सकता है, स्पेशली जो यूपी के एग्जाम में। हालांकि अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हैं तो वहां पर भी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन यूपी में तो हम स्पेशल फोकस करके इस सीरीज को बना रहे हैं, तो यूपी का कोई भी एग्जाम इस सीरीज के बाहर से नहीं जाने वाला है। बहुत ही एक कहना चाहिए कि बहुत डिटेल्ड कवरेज, लगभग जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिन्हें सेलेक्टेड कैंडिडेट पढ़ते हैं उनका क्रक्स निकाल के हम इस सीरीज को बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला लेक्चर। और इसमें हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, कहीं से कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो पहली चीज कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्यों पढ़ें। हम किसी भी चीज को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए। तो हमारे लिए तो सिंपल जवाब है कि हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, इसलिए पढ़ना है। लेकिन आपको पढ़ने के लिए एक फाउंडेशन भी तो बने। केवल उसे रटना क्या देंगे कि अगर आप केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कमीशन ने भी क्यों सिलेबस में डाला वो पता होना चाहिए। तो देखिए, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, तो उसके लिए पहली बात जो आपके समझ में आनी चाहिए वो ये कि हमें, जब हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो हमारी कल्चर है, क्योंकि कल्चर आज भी जिंदा है, वो जो पहले थी, तो वो कैसे, कब और कहाँ वो बन के तैयार हुई वो कल्चर, है ना। तो इसलिए हमें वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें आज की कल्चर का पता लगता है कि आज जो कल्चर हमारे देश में है, हमारे समाज में है, वो कहाँ से पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, कब पैदा हुई, है ना। तो पहली बात तो ये। दूसरी कि हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट है वो कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ वो पैदा हुए। जैसे हम पढ़ते हैं कि गेहूं सबसे पहले कहाँ उगाया गया, है ना। और गेहूं हमारे यहाँ की मुख्य फसल कैसे हो गई, या फिर हम कहें कि जौ हमारे यहाँ पे सबसे पहले कहाँ उगाया गया, या फिर हम चावल क्यों इतना ज्यादा खाते हैं। यानी हर चीज हिस्ट्री से बिलोंग्ड है। ऐसा तो है नहीं कि हम बस आजादी के बाद से गेहूं खा रहे हैं, उससे पहले नहीं खाते थे, हजारों सालों से खा रहे हैं। तो हिस्ट्री में उस सब का हमें जिक्र मिलता है कि कौन सी चीज कब ज्यादा उगाई जानी शुरू हुई। इसके अलावा कि हमने अपने जीवन यापन के लिए नए नए चीजों की खोज कैसे कैसे की, कब कब की, कहाँ कहाँ की, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज हम अपने जीवन यापन के सैकड़ों तरीके हैं हमारे पास, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं एक दिन में वो तैयार हुए हैं, धीरे धीरे उपजे हैं। किसी जमाने में केवल कृषि होती थी, है ना। आज से 40-50 साल पहले तो केवल कृषि ही कृषि थी, बहुत कम लोग थे जो किन्हीं और व्यवसायों में थे। तो अब कृषि बहुत कम होती जा रही है, अब और तमाम तरीके के नए लाइवलीहुड के तरीके आ रहे हैं। तो वो कैसे कैसे उनका जन्म हुआ, किस समय के लोग कैसे जीते थे, वो पता लगती है आपको। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है कि फार्मिंग किस तरीके से होती थी पहले, और वीविंग किस तरीके से, या स्पिनिंग, यानी ये सब कपड़े की कताई बुनाई, ये सब कैसे कैसे डेवलप हुई। वो सब का हमें लेखा जोखा जब हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। हमें ये भी पता लगेगा कि किस तरीके से हम पहले गांव में रहते थे, गांव से हम शहरों की तरफ मूव हुए, यानी शहरों का उदय हुआ। फिर उसके बाद राज्य बनने शुरू हुए, कैसे कैसे बड़े बड़े राज्य बने, महाजनपद बने, जनपद से महाजनपद। तो इस तरीके से ये सब उदय कैसे हुआ, हमें ये सब जानना है। हमें अगर आज के बारे में जानना है तो हमें कल पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये है इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहली बात, इसमें कुछ और ऐड किया जाए कि और क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो जो अलग अलग तरीके की राइटिंग्स हैं जो आज हमें मिलती हैं, हजारों साल पुरानी लिखी हुई चीज, तो उससे हमें पता लगता है उस समय के बारे में। एंशियंट स्क्रिप्ट कैसी थी, पहले के लोग कैसे पढ़ते थे। देवनागरी लिपि हमेशा तो नहीं थी, आज हम देवनागरी में लिखते हैं।
या फिर इंग्लिश में लिखते हैं। तो ये लिपियां तो पहले इस्तेमाल नहीं होती थी। ब्राह्मी लिपि आज से कुछ हजार साल पहले इस्तेमाल होती थी, है ना। और इसके अलावा बात करें तो खरोष्टी लिपि इस्तेमाल होती थी। तो उन सब के बारे में हमें हिस्ट्री में पढ़ने पे ही पता लगता है। जो आज हम भाषा यूज करते हैं वो भी हजारों सालों में पनपी है। तो कितनी भाषाएं भारत में हैं आज के समय पे, बहुत सारी भाषाएं। तो वो सब कैसे पता लगता है कि उनका उदय कैसे हुआ है, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। बहुत सारी रेस, यानी बहुत सारे प्रजाति के लोग, जैसे इंडो ग्रीक हुए, इंडो आर्यन हुए, हूण हुए, तुर्क हुए, ये सब, इन सब की कड़ी भारत के हिस्ट्री से जुड़ती है, क्योंकि उन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और फिर भारत में ही ये घुल मिल गए। आज आपसे कोई पूछे कि इंडो ग्रीक कौन है तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन पहले थे, सब भारत की संस्कृति में वो घुल मिल गए। इंडो आर्यन पता नहीं आज कौन है, हूण पता नहीं कहाँ गए, तुर्क भारत में आए, हालांकि आज तुर्की जो है वो भी तुर्क ही है, लेकिन जो भारत में तुर्क आए वो कहाँ गए नहीं पता। भारत में कोई तुर्क नहीं है, सब भारत की संस्कृति में ही घुल मिल गए। तो हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे, कब ये लोग आए, कब यहाँ यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। इसके अलावा अगर आपको धर्म के बारे में जानना है तो तब भी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हिंदुइज्म का जन्म कैसे कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, बुद्धिज्म का जन्म कैसे हुआ, जैनिज्म का जन्म कैसे हुआ, सब हिस्ट्री में ही पता लगेगा। इसके अलावा आज जो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये आज की कहानी नहीं है, ये हजारों साल पुरानी कहानी है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं लेकिन सब एक मिलजुल कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो वहाँ बार बार इस्तेमाल किया गया है पुराने ग्रंथों में भारतवर्ष शब्द का, यानी पूरा भारत एक है। हालांकि सब अलग अलग राजा हैं, अलग अलग राजा पूरे देश में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हैं, लेकिन शब्द जो ग्रंथों में यूज किया गया है भारतवर्ष किया गया है जगह जगह। चक्रवर्ती सम्राट का एक कॉन्सेप्ट था, यानी वो सम्राट जो कि पूर्व से लेके पश्चिम तक, यानी इधर सिंधु नदी से लेके इधर ब्रह्मपुत्र घाटी तक, और ऊपर अ, आप कह सकते हैं कि हिमालय से लेके और नीचे केप कोमोरिन तक, यानी तमिलनाडु तक, जिसका शासन इस पूरे इलाके में होगा उसे कहा जाएगा चक्रवर्ती सम्राट। तो दो चक्रवर्ती सम्राट तो हुए ही हुए, इसका तो मतलब पूरा पूरा पता है। एक अशोक, इनका साम्राज्य काफी हद तक फैला हुआ था, और समुद्रगुप्त। बाकी और भी सम्राट हुए होंगे, क्योंकि हिस्ट्री का अभी बहुत विवादित सब्जेक्ट है हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी खोजी जानी बाकी हैं। तो कम से कम दो चक्रवर्ती सम्राट तो हुए ही। इसके अलावा हमारे देश का नाम भी हमें कैसे पता लगेगा जब तक हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि हिस्ट्री से ही आया है। क्योंकि हमारे देश का नाम अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया है। जैसे जो हिंद शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, सिंधु, सिंधु नदी, वहीं से हिंद ये शब्द लिया गया। और इंडिया किसने पुकारा, जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक, उन लोगों ने इंडिया कहा हमें। और पर्शियन लोगों ने हमें हिंद कहा, क्योंकि वो सिंधु नहीं बोल पाते थे इसलिए उन्होंने हिंद बोला। और अरेबिक भाषा में भी हिंद बोला गया, और आज हिंदुस्तान जो नाम है वो वहीं से उपजा हुआ नाम है। इसके अलावा हिस्ट्री से हमें पता लगता है कि किस तरीके से जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स किए गए फॉर द कल्चरल और लिंग्विस्टिक यूनिटी के लिए, कि पूरे देश में एक जैसी कल्चर हो और भाषा के रूप में भी हम एक जैसे हों। जैसे जो प्राकृत भाषा थी वो अशोक के समय पे लिंग्वा फ्रेंका थी। लिंग्वा फ्रेंका मतलब जैसे अ, आज हमारे देश की राष्ट्रभाषा अगर हिंदी कर दी जाए, अगर कर दी जाए, है नहीं राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो इसी तरीके से उस समय पे प्राकृत थी। जितने भी जो अशोक के आपको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो सब प्राकृत भाषा में मिलते हैं। और गुप्ताओं के समय पे वो संस्कृत हो गई, लिंग्वा फ्रैंका भारत की। और पोस्ट गुप्ताओं के बाद भी वो संस्कृत ही रही। हालांकि गुप्ताओं से पहले भी संस्कृत का बहुत इस्तेमाल किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा गुप्ताओं के समय पे और फिर गुप्ताओं के बाद। इसके अलावा देखा जाए तो रामायण और महाभारत, इन दोनों एपिक्स, इन ग्रंथों ने भी देश के कल्चरल यूनिटी में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अलग अलग भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ, अलग अलग इनका चित्रण हुआ, तो सब लोगों ने एक जैसी कल्चर को जाना।
इसके अलावा अगर हमें वर्ण सिस्टम जानना है, किस तरीके से हमारे देश में वर्ण सिस्टम था, है ना, वैदिक काल में वर्ण सिस्टम था, जो कर्म के आधार पे था, जन्म के आधार पे नहीं था। बाद में वो जन्म के आधार पे बना कास्ट सिस्टम, तो वो भी हमें पता लगेगा हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी के बाद के वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं किस तरीके से जन्मी और इन्होंने क्रिश्चियन और इस्लाम को भी प्रभावित किया। जैसे कुछ लोग, क्या हुआ कि सपोज इस्लाम छोड़ के हिंदुइज्म में आए, तो वो किसी न किसी जाति में आए, और फिर वो लौटकर फिर अगर इस्लाम में पहुंच गए तो उन्होंने अपनी जाति नहीं छोड़ी। इसीलिए भारत में अगर देखें तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी जाति व्यवस्था कहीं कहीं दिखाई देती है। तो ये सारी जो आपको जानकारियां हैं वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही पता लगेगी। तो ये तो रही एक ओवरव्यू कि किस तरीके से अब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आपको मदद करेगी। अगले लेक्चर में अब हम वो सारी चीजें लेकर आएंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ से मेंस में जरूर आपको फायदा मिलेगा, मेंस में बहुत मदद देंगी ये सारी चीजें जो यहाँ पढ़ाई गई हैं इस लेक्चर में। प्रीलिम्स में शायद कोई क्वेश्चन आपको ना मिले, लेकिन आपको जब तक मोटी समझ नहीं होगी तब तक आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पास नहीं कर पाएंगे। तो आपको मोटी समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगी है यूपीपीसीएस, तो आपका फुल कवरेज होना चाहिए। तो आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर पूरा कवर कराएंगे आपको और कम से कम समय में करा देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।